पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हम लोगों ने मिराज के बारे में देखा था। मिराज एक रेगिस्तानी क्षेत्रों में दृष्टिभ्रम जैसी समस्या है, जिसमें कि किसी टॉल ऑब्जेक्ट्स का इमेज उसके नीचे हवा में लटकता हुआ दिखाई देता है। आपने पिछले क्लास में देखा था इसको। साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर कि बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। मेरा जो है पीएचडी भी इसी पर है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में ही सिंगल मोड मल्टीमोड फाइबर पर है। लेकिन अभी आप लोगों को जस्ट उसको क्या है परिचय देना है। जितना मैंने कल बताया अभी फिलहाल आपको उतना ही जानना है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि डायमंड क्यों चमकता है। 12th में पूछ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि हीरा क्यों चमकता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के बारे में। तो देखिए क्या होता है, क्यों चमकता है, इसके बारे में पहले जिक्र करेंगे। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो डायमंड एक ऐसा मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, 2.42 होता है। और अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब हीरा ज्यादा कठोर होता है, डायमंड ज्यादा कठोर होता है। आप सुने होंगे या जानते भी होंगे कि ग्लास को कटिंग करने में डायमंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग चश्मा वगैरह बनवाते हैं, उसमें जो शीशा को काटा जाता है फ्रेम में सेट करने के लिए, तो एक जिस चीज़ का, जिस पेन का, कलम का इस्तेमाल किया था उसके बॉल में डायमंड ही लगा होता है। तो डायमंड एक हार्ड मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल IC = sin इनवर्स 1/μ। तो 1/μ यानी म्यू का मान कितना ज़्यादा होगा, IC का मान उतना कम। यानी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान बहुत कम होता है डायमंड के लिए, इसलिए थोड़ा भी तिरछा नहीं पड़ता है उस पर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वापस वो लौट जाता है, और जिससे कारण हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। बात समझ में आया? यानी हम ये कहेंगे कि डायमंड इज ए हार्ड मटेरियल। डायमंड इज अ हार्ड मटेरियल having refractive index 2.42, which is much larger than normal glass। सामान्य शीशा की तुलना में उसका मान बहुत ज़्यादा होता है। which is much larger than normal, सामान्य glass, and therefore the value of critical angle of incidence is too small। लगभग too small, that is 24.2 डिग्री अप्रॉक्स। लगभग 24 डिग्री के आसपास का वैल्यू होता है अप्रॉक्स। एंड therefore when a ray of light
and therefore when a ray of light incident on diamond slightly greater than critical angle of incidence, total internal reflection takes place, and hence diamond and hence brilliance of diamond appear, and hence brilliance of diamond, and hence the phenomenon of brilliance of diamond is appear, यानी चमकता हुआ डायमंड जो प्रकट होता है, दिखता है, इसके पीछे जो वजह है उसको ठीक से समझिए। देखिए, इतना समझने की इस बात को समझिए कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन इनवर्स 1/, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है ना, और फॉर डायमंड क्या होता है, म्यू का मान जो है वो हमारा 2.42, जिसके वजह से आईसी का वैल्यू मैं एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन करके देखना होगा, मुझे जहाँ तक थोड़ा याद है कि 24 के आसपास होता है, तो ये लगभग 24.2 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स आ जाता है। और ये एंगल बहुत छोटा वैल्यू है, नहीं, यहाँ पर जो आईसी का वैल्यू क्या है, छोटा है, तो छोटा कोण पर भी, यानी अगर ये सपोज करिए कि डायमंड है, कुछ इस तरह का शेप होता है, करीब कुछ ये डायमंड है, इसमें थोड़ा सा भी अगर तिरछा, ये नॉर्मल है हमारा, थोड़ा भी तिरछा रहे अगर इस पर इंसिडेंट हुआ तो वो वापस लौट जाता है, तो हमारी आंखों पर जब कोई रे रिफ्लेक्ट होकर पड़ता है तो चमकता हुआ दिखता है। तो ये होता है, यानी ये एंगल थोड़ा सा भी तिरछा हुआ, 24 डिग्री एंगल एक बहुत छोटा एंगल है, तो यही वजह है कि डायमंड हमको डायमंड के अंदर पे लाइट नहीं होता है। प्रायः लोगों के दिमाग में ये बातें होती है कि डायमंड को अंधेरे कमरे में रख देंगे तो रोशनी निकलता हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। डायमंड के पास कोई लाइट नहीं है, जब उस पर लाइट कहीं से भी पड़ती है उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, समझ रहे हैं? ये अब हम लोग बात करेंगे कि कोई डाइवर मतलब है तैरने वाला या गोताखोर कहिए, तैराक, अगर वाटर के अंदर चला जाए तो बाहरी दुनिया को कैसे दिखेगा? चाहे पानी के अंदर मछली ही क्यों ना हो, वो आउटसाइड वर्ल्ड को कैसे देखता होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब भी कोई डाइवर पानी के अंदर होता है तो वह एक कोन, हिंदी में इसको शंकु कहते हैं, शंकुआकार रीजन के थ्रू आउटसाइड वर्ल्ड को देखता है। वो बहुत ज्यादा बाहर स्थित ऑब्जेक्ट्स को, इधर उधर स्थित ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता है, तो उसके पीछे कौन सा लॉजिक्स काम करता है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है?
यहां पर देखते हैं when a diver or fish go inside the water, see the outside world through a base of cone, शंकु के बेस के थ्रू देखता है। When a diver अथवा फिश go inside the water, पानी के अंदर चला जाता है, sees the outside world, तो देखता है बाहरी दुनिया को through a base of cone, शंकु के बेस से। कैसे, हम उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डाइवर तैरने वाला पानी के अंदर में है, तो यहाँ पर उसकी आंखें हैं, या कोई फिश है। फिलहाल मैं फिश बना के दिखाता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत लाइक करते हैं फिश को। तो जैसे मान लीजिए हमने फिश बनाकर दिखाया आपको। चलिए, हम लोगों ने बचपन में बहुत स्कूल से आते थे तो गांव में खेलने को साधन नहीं होता था, तो मछली मारने वाला एक बंसी होता है, तो लोग जानते हो शायद। तो हमारे घर के पीछे में मेरा अपना पोखरा था, तो हम लोग जितने भी लड़के होते थे सब लोग बैठ जाते थे और मछली फंसाते थे। तो यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कि फिश यहाँ है और ये वाटर का सरफेस है, और मछली यहाँ से एच गहराई नीचे, देख रहे हैं। जो रे कहाँ से चलता होगा मछली के आंख के पास से, बात समझ रहे हैं। तो ये रे गौर करिएगा, अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो तो ऐसे बाहर निकल जाएगा। ये अगर ये आई छोटा हो, ये आई जो है मेरे पास जगह नहीं कि मैं लिखूं, आई छोटा हो आई सी से, तो ऐसा होगा। लेकिन अगर आई बराबर आई सी हो जाए तो क्या हो, उस कंडीशंस में देखिए, अगर यह रे आईसी पर पहुंच गया रोशनी कम थोड़ा सा पीछे से एकदम दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ जाता है। तो ये हमारा जो अभी आई है वो छोटा है आईसी से, मैंने यहाँ लिख दिया कि आई छोटा है आईसी से, और यहाँ पर आईसी के बराबर है। तो जो आईसी बराबर, तो रे जो है वो दोनों मीडियम को बांटकर सरफेस के अलावा निकल जाएगा, ये लगा ना। और इससे आगे जो रे जाएगा वो तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। पकड़ रहे हैं बात को, क्या समझ में है। इसी प्रकार सोचिए कि ये हमारा फिश है और इसकी यहाँ आंखें हैं और ये वाटर का सरफेस है, तो यहाँ से जो है इधर क्रिटिकल में आया वो सरफेस का चला गया, जो रे यहाँ से इधर क्रिटिकल में आया वो इधर चला गया, जो यहाँ से इधर क्रिटिकल में आया इधर चला गया, जो यहाँ से इधर क्रिटिकल में आया वो इधर चला गया। इधर से चारों तरफ एक सर्कल बन जाएगा। समझा ना आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, उसी तरीके से यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा, जिसे मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सर्कल नुमा बन जाएगा। आप इस सर्कल को देख सकते हैं, यानी यहां भी इस तरफ भी जो क्रिटिकल एंगल पर आ रहा होगा
ये हमारा एंगल IC होगा, रे जो है हमारा वो इधर आ जाएगा, देख रहे हैं। चलो तो इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर से आपको एक सर्कल जैसा दिख रहा है यहाँ, इस सर्कल के अंदर से जो रे आएगा वो तो बाहर निकल जाए, लेकिन जो सर्कल इस सरफेस यानी किनारे पर पहुंच गया वो सरफेस कुछ और निकल जाए, लेकिन जो सर्कल से बाहर आएगा रे वो तो कितने हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए R जो बड़ा हो गया है, देख रहे हैं ऐसा होता हो, एक शंकु जैसा क्षेत्र बन गया, आप देख रहे हैं शंकु जैसा, इसी के थ्रू बाहरी दुनिया वजह से। तो मान लीजिए H गहराई पर है तो शंकु का बेस क्या होगा, यानी रेडियस क्या होगा बेस का, वो हम जानना चाहते हैं। हम क्या जानना चाहते हैं, समझ में आया? तो मान लीजिए उस शंकु के बेस का रेडियस R है, यहां मैंने R लिखा है, ज्यादा लिखने के चक्कर में वो खराब भी हो जाता है, ठीक है। अब ये एंगल IC है तो ये एंगल कितना होगा, IC वो क्रिटिकल एंगल, क्योंकि आप जानते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब हम नाम देते हैं कुछ, यहाँ पर नाम देते हैं A, यहाँ नाम देते हैं B, यहाँ नाम देते हैं O। अब देखिए इन ट्रायंगल OABO, एक लाइन में चर्चा कर देता हूँ, लेट R be the radius of the base of the cone, let R be the radius of base of the cone। तो ट्रायंगल ABO में देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, 10IC इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बट्टा BO होगा, यानी 10IC इक्वल टू AB हमारा जो है वो क्या है R, और BO हमारा जो है वो H, इसलिए रेडियस जो होगा R का मान वो H 10IC। लेकिन हम लोग जानते हैं बट वी हैव साइन IC जो होता है हमारा 1/μ होता है। अगर ऊपर में हवा, नीचे क्या है वाटर है, नीचे क्या है हमारा वाटर है, और ऊपर क्या है हमारा, और ये हमारा सरफेस से दोनों मीडियम को बांटने वाला, समझ रहे हैं ना। इस सतह के नीचे क्या है वाटर, और ऊपर क्या है साइन IC इक्वल टू 1/μ, इसीलिए 10IC क्या होगा आप जानते हो, ये सब बताना पड़ेगा क्या, ये होता है P/H, नहीं अरे क्या होता है P/B, तो P यानी 1/B क्या हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर यानी म्यू स्क्वायर माइनस। तो देखा समझने में, हम ये डाल दें, therefore from 1 इस लिखिए R इक्वल टू H into 10IC का वैल्यू निकल चुका है 1/√μ², 1/√μ² माइनस, यानी R इक्वल टू H बटा √μ², यानी ये तय हो गया कि कोई भी स्विमर या डाइवर या फिश वाटर के सरफेस से H गहराई नीचे होगा तो बाहरी दुनिया को एक कोन शंकु के बेस के रूप में दिखेगा, और शंकु के बेस का जो रेडियस होगा वो R इक्वल टू H/√μ²। बोर्ड में एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस मतलब समय से पहले सूरज का दिखना और देर तक दिखना। तो यहां पर देर और सवेरे किस आधार पर बातें हो रही है वो समझिए। जनरली हम लोग ऐसा समझते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है
तो हम लोग सोचते हैं कि पृथ्वी के सतह से नीचे जब सूरज होगा तो हमें नहीं दिखना चाहिए, और पृथ्वी के सतह के नीचे जब चला जाएगा तभी हमें नहीं दिखना चाहिए। यानी जब सूर्योदय होने लगता है, जब पृथ्वी की सतह हॉरिजॉन के नीचे जब सूरज है तभी हमें दिखने लगा, यानी एडवांस दिखने लगा, पहले दिखने लगा। जबकि सामान्यतः कहता है कि उस हॉरिजॉन के लेवल में आएगा या उससे ऊपर आएगा तब दिखना चाहिए। ये हॉरिजॉन में क्या बोल रहा हूं, पहले मैं हेडिंग बनाता हूं फिर समझाता हूं। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये क्यों होता है? ड्यू टू रेफ्रैक्शन, अपवर्तन के वजह से। जैसे यहां पर हमने हमारा ये अर्थ है, अर्थ। अब इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर होगा जिसमें हम लोग हैं। ये मान लीजिए कि मैंने यहां दिखाया चारों तरफ एटमॉस्फेयर को, ये हमारा जो है हमारा ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है। अब देखिए कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, तो इस व्यक्ति के मान लिया आंखों के लेवल से इसको, ये जो उसके समानांतर पृथ्वी के सतह यहां पर जो झुका होगा उसके समानांतर जो रेखा खींचते हैं इसे हम हॉरिजॉन कहते हैं, क्षितिज। हॉरिजॉन मतलब क्षितिज। अब देखिए इधर लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। अब क्या होता है कि जब सूरज इस क्षितिज यानी इस व्यक्ति के लेवल से नीचे है, ये हमारा सन है, इसके बावजूद ये दिखने लगता है। और ये यहां नहीं दिखता है, ये कहीं यहां से ऊपर दिखता है। कैसे दिखता है इसको समझते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि सरफेस से, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है, हवा रेयर मीडियम में विरल माध्यम का निर्माण करता है। ऊपर में एयर का प्रेशर कम हो जाता है, आप सुने होंगे पहाड़ों पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। हमने इसे महसूस नहीं किया है, आप हो सकता है कि आप में से भी एक दो लोग महसूस किए होंगे। जब मैं एक बार घूमने गया, यही नज़दीक में ही है, गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है, वहाँ से 0 पॉइंट पर गया। 0 पॉइंट की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होने लगा, बहुत थकान होने लगा, और हमारे बच्चे लोग तो बीमारी पड़ गए। तो सांस लेने में वहाँ परेशानी होने लगती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, रेयर मीडियम का क्रिएशन होता है। तो जैसे जैसे हम सतह से दूर होते जाते हैं, यानी ऊंचाई, अब ऊंचाई का मतलब यही ऊंचाई नहीं है, यहाँ पर आप खड़े हैं तो आपके लिए ये ऊंचाई, समझ रहे हैं ना? यहाँ पर तो व्यक्ति खड़ा है तो कैसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं, उसके लिए ये ऊंचाई। तो जैसे जैसे हम सतह से दूर होते जाते हैं, यहाँ सतह से दूर ये वैसे वैसे रेयर मीडियम का निर्माण होते जाता है। अब देखिए जैसे सूरज से रे चला, क्या दिखा रहे हैं, ये सूरज से रे चला। अब ये जैसे जैसे रेयर से आगे बढ़ेगा तो डेंसर तरफ बढ़ेगा, तो जब रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल को छुपेगा। सोचिए अगर यहाँ पर नॉर्मल खींचा जाए, सोचिए हम क्या सिखाए थे, सेंटर से मिला देंगे नॉर्मल हो जाएगा, ये सिखाया था ना स्पेक्ट्रम में। धीरे धीरे यहाँ से जैसे रे आगे आएगा, ये धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे ये धीरे धीरे यहां से झुक गया, वैसे
लगता है? बस और इसको ऊंचा ले जाने के बाद ना अच्छा हो। ये रे जो ऐसा जाना चाहिए रे को, तो देखिए धीरे क्या हो गया। और हम तो जानते हैं कि यहाँ पर जो रे आ रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, वो जहाँ काटेगी वही इमेज बनेगा। तो ये इमेज कहीं यहाँ पर चूंकि एक ही लाइन दिखा रहे हैं, वो कहीं पीछे यहाँ पर आपको सूरज का इमेज दिखा है। जो सूरज यहाँ है उसका इमेज यहाँ दिख रहा है, यानी हॉरिजॉन से नीचे है फिर भी सूरज आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ये एडवांस सनराइज हुआ। उसे भी जब सूरज अस्त होने लगता है, जब नीचे चला गया सूर्य तो कुछ ऊपर ही दिखाई देता रहता है और आपको लगता रहता है कि सूर्यास्त नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो एडवांस सनराइज या सनसेट का वजह है कि जैसे जैसे रे ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में इंटर करता है और पृथ्वी के सरफेस की तरफ बढ़ता है, तो वह रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक चलता है, जिसके वजह से एडवांस सनराइज या सनसेट अपीयर होता है। तो हम इस बात को लिखेंगे, when ray of light travels from sun to atmosphere, then it travels from rare to denser medium, and therefore it bends towards normal, that is due to refraction, advance sunrise or sunset appear. ओके, तो इसी वजह से एडवांस सनराइज और सनसेट होता है। बात समझ में आ गया है? आज अब ज्यादा समय नहीं है, कल हम लोग प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसका स्पेशल फॉर्मूला देखेंगे, जो बहुत काम आएगा प्रॉब्लम्स बनाने में। आज यहीं तक रहेगा।